तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है सर्कल्स। तो बच्चों ये सर्कल्स जो है बेसिकली क्लास 10th का है, लेकिन आपको जितना भी हम पार्ट बता रहे हैं वो सारा पार्ट रिलेटेड कहीं ना कहीं क्लास 9th की क्लास से। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्लास 9th में सबसे पहले पढ़ते थे चैप्टर में कि अगर आपके पास सर्किल होता था तो सर्किल पर सबसे पहले अगर हम कोई भी टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये बच्चों हमने सर्किल पे टैंजेंट ड्रॉ किए। अगर हम सर्किल में कोई भी टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो बच्चों आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो टैंजेंट होती है वो हमेशा रेडियस के साथ कैसा एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो बच्चों ये क्लास 9th में पढ़ाई जाने वाली सबसे पहली प्रॉपर्टी थी, और इस प्रॉपर्टी को फिजिक्स में भी यूज किया जाता है डायरेक्शन ऑफ मोशन में। और आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टैंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव। अब बच्चों देखो, अभी मैंने आपके सामने एक सर्किल बनाया था, तो हमने सर्किल पे कितनी टेंजेंट्स बना दी, 4 टेंजेंट्स बना दी। यानी कि जरूरी नहीं हम 4 बनाए, हम 4 से ज्यादा भी बना सकते हैं, क्योंकि इस सर्किल पर क्या होते हैं, खूब सारे पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि जितने भी आपको ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नजर आ रहे हैं, उन सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं, टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों इस पार्ट का आंसर क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, इसका आंसर होगा a circle can have infinite number of tangents because a circle have infinite number of points on it and at every point a tangent can be drawn। इसका मतलब सर्किल में ड्रॉ होने वाली खूब सारी टेंजेंट्स हो सकती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली में। उसके बाद बच्चों हम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन आ गया, उसमें लिखा है अ टैंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन, सबसे बड़ा मेन पॉइंट। और बच्चों ये तो बेसिक थ्योरी ही होगी एक तरह से। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि सर्किल टेंजेंट को कितनी जगह टच करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो आप क्या कहोगे कि ये एक ही जगह पर करती है, इंटरसेक्ट कह दो या टच कर दो। अब बच्चों कोई भी लाइन अगर सर्किल को इंटरसेक्ट करेगी तो कम से कम 2 जगह करती है, लेकिन अगर टच करेगी तो सिर्फ वो एक ही जगह करेगी। तो टैंजेंट बच्चों टच करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर कोई भी लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट करती है तो वो 2 जगह पे इंटरसेक्ट करती है, तब वो सर्किल की क्या बन जाती है, इसे क्या कहते हैं सर्किल की बेटा, बताओ इसे क्या कहते हैं सर्किल की, कॉर्ड कहते हैं। तो हमारे पास जो बच्चा बैठा हुआ है उसने बताया कि इसको हम कहते हैं सर्किल की कॉर्ड। क्या कहते हैं, कॉर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। इसमें लिखा अ टैंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। तो बच्चों इसको हमने कंप्लीट कर दिया, दिस इज योर 1 पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ, क्या कहते हैं बच्चों, उसको कॉर्ड भी कहते हैं और एज वेल एज उसको हम लोग सीकेंट भी कहते हैं। 2 नाम होते हैं बच्चों। आपने हो सकता है सिर्फ नाम सुना हो, लेकिन नाम के अलावा एक और बात भी होती है, उसको हम लोग कहते हैं सीकेंट भी कहते हैं। तो कोई भी लाइन सर्किल को अगर 2 जगह इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीकेंट भी कह सकते हैं या कॉर्ड भी कह सकते हैं। तो बच्चों मैंने इसको सीकेंट लिख दिया है। अ सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। कह रहा है किसी भी सर्किल में कितनी टेंजेंट्स पैरेलल हो सकती है। तो तुम कहोगे एट अ टाइम, ये तो डायग्राम से क्लियर होगा। तो हमने कहा डायग्राम बना लेते हैं और हम देखते हैं एट अ टाइम कितनी सर्किल टेंजेंट्स पैरेलल हो सकती हैं। बच्चों ये पहली टेंजेंट है, ये दूसरी टेंजेंट है। मेरे ख्याल से एट अ टाइम सिर्फ 2 टेंजेंट्स पैरेलल हो सकती है, एक ये और दूसरी ये। तो आपको ये समझ में आना चाहिए किसी भी सर्किल में एट अ टाइम 2 टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हो सकती है। समझ में आएगी बात, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। और टेंजेंट और रेडियस में तो एंगल 90 डिग्री होता ही है, ये तो आप समझ गए हैं। चलिए बच्चों, हम बातों बातों में आपसे फिर से हम क्लास 9th की कॉन्सेप्ट आपसे दोबारा पूछ लेते हैं। बच्चों ये सर्किल है, सर्किल पे मैंने बना दिया डायामीटर, और डायामीटर पे मैंने बना दिया एक ट्रायंगल। तो चलो ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट्स से मैंने ये ट्रायंगल एक क्रिएट कर दिया। तो बच्चों आप बता सकते हैं इस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये ट्रायंगल कैसा होता है, आइसोसेलेस होता है, स्केलिन होता है, राइट एंगल होता है। तो ये बच्चों राइट एंगल होता है। तो आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि सेमी सर्कल में बना ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप याद रखेंगे। थर्ड वाला पॉइंट आप समझ गए हैं, किसी भी सर्किल में एट अ टाइम 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है।
उसके अलावा द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टैंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड, देखो क्या लिखा है, फिर से रीड करते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टैंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड, बेटा जो कॉमन पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है अ टैंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी। चलिए भाई, पी पॉइंट पे हमने टैंजेंट ड्रॉ किए। कहाँ है टैंजेंट बच्चों? ये है टैंजेंट। अ टैंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 यूनिट। तो बच्चों रेडियस कितनी है? 5 यूनिट। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। ठीक है, क्यू से वो ओ को मीट करती है। फिर हमारे पास क्या क्या डाटा गिवन है कि जो ओ क्यू है वो 12 सेंटीमीटर है, लेंथ निकालनी है पी क्यू। तो बच्चों लेंथ पी क्यू तो अभी निकाल ही लेंगे, क्योंकि आपको क्लास 9th में पता था कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो बच्चों ये एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। तो बच्चों आप पहले से जानते हैं कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे। और वैसे बच्चों अगर आपको आपके सर ने पढ़ाया होगा तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम पहले से भी जानते होंगे। अब आपको यहाँ पे सीधा सीधा क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये 154 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों ये सॉल्व करोगे तो 119 आ जाएगा। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 119। तो बच्चों ये तो आसान था, इसमें कुछ खास नहीं है। साथ में एक और प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, उस प्रॉपर्टी को मैं अभी नेक्स्ट वाले पेज में बताऊंगा, या आपकी थ्योरी वाली पेज में ऐड कर देता हूँ। ये बच्चों आपका एक सर्कल हो गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। क्यों होती है? क्योंकि बच्चों जब हम सेंटर से इन लाइंस को आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाते हैं? दो राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो जाते हैं। और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ओ ए बी और ये हो गया सी। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल देख लीजिए कौन कौन से ट्रायंगल है। सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए सी एंड ट्रायंगल ओ बी सी। बच्चों ये दो ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्लियर कट नजर आएगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी कैसे कैसे लगाएंगे। दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है, दोनों में एक हाइपोटेनियस सेम है, और दोनों में एक साइड सेम है। तो कैसे लिखेंगे? आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगती है बच्चों? कॉन्ग्रुएंसी कितने तरह की होती है? डबल एस, एस एस, आरएचएस, जितनी भी तरह की कॉन्ग्रुएंसी होती है इसमें आरएचएस लग जाएगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो बच्चों इसको हम लिख लेते हैं सी ए ओ इज इक्वल टू सी बी ओ। रीजन क्या लिखेंगे? ईच 90 डिग्री। ये हो गया बच्चों आर। आर के बाद लिखते हैं एच। एच का मतलब हाइपोटेनियस। दोनों में बच्चों 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो हाइपोटेनियस है, वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो आप लिखोगे ओसी इज इक्वल टू ओसी, ये हो जाएगा कॉमन। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 90 डिग्री कॉमन, और एक साइड, साइड कौन सी होगी? AC इज इक्वल टू BC। क्यों? इसका रीजन देंगे हम रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। बच्चों जो रेडियस होती है उसका प्लूरल होता है रेडियाई, तो उसको हम कह सकते हैं रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो हमारे पास ये जो दोनों ट्रायंगल है OAC वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OBC के। और ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई बच्चों? ये कॉन्ग्रुएंसी हुई आपकी RHS। और बच्चों अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो CPCT से आप कह सकते हैं कि OA की लेंथ OB की लेंथ के इक्वल होगी। और ये इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती हैं। कहाँ है वो टेंजेंट? ये बच्चों आपकी फर्स्ट टेंजेंट है और ये आपकी सेकंड टेंजेंट है।
तो मुझे एक थ्योरम होती है, इस थ्योरम को मैंने आपको कंप्लीट भी करा दिया, ये आपके सिलेबस में। tangents drawn from the external point to the circle are equal in length। तो इस बात को हम लोग लिख भी लेते हैं। tangents drawn from external points to circle are equal in length। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए तो बच्चों ठीक है, ये आपकी थ्योरम मैंने कंप्लीट कर दी। बच्चों हम लोग नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे तो हम लोगों ने कहां तक किया था, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों हम लोग आ गए, और क्वेश्चन नंबर 4 के अलावा फिर आएगा एक्सरसाइज 10.2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 से एग्जाम में कुछ आता नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग अवॉइड करते हैं, हम लोग डायरेक्टली करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2। चलिए बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए काफी इजी है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों सारे डायग्राम्स में ये बातें दिख रही हैं, जो टैंजेंट की लेंथ है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। Q की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, 25। पूछ रहा रेडियस निकालना। तो बच्चों ये तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसमें क्लास 9 का कॉन्सेप्ट बार बार लगता है। एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। तो बस बच्चों इस ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। जैसे ही आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपकी रेडियस निकल के आ जाएगी। भाई द वे बच्चों ये ट्रिपलेट होता है, 24, 7 और 25 का ट्रिपलेट होता है। तो ये सीधा सीधा आप 7 भी मार्क कर सकते हो। तो इसका सही आंसर है 7। तो बच्चों एक ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 का, एक ट्रिपलेट होता है 12, 5 और 13 का, एक ट्रिपलेट होता है 24, 7 और 25 का। तो ये ट्रिपलेट आप याद रखिए ताकि आप डायरेक्ट आंसर हिट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा गया है कि एंगल PTQ क्या होगा। अब बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को क्लास 9th के कॉन्सेप्ट्स बार बार यूज करेंगे तो क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया, टैंजेंट और रेडियस। हम बार बार तब से बच्चों एक ही काम कर रहे हैं, टैंजेंट और रेडियस बार बार हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये एंगल्स कितने होते हैं, 90 और 90। अब बच्चों ये कौन सा बन गया ट्राइंगल, क्योंकि सर ये तो क्वाड्रिलेटरल बन गया एक तरह से। देखिए उस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला एंगल 90 हो गया, ये वाला एंगल 90 हो गया, तो 180 तो ऐसे ही खत्म हो गया। बचा कितना, 180। यानी इन दोनों का भी सम कितना होगा, 180। क्या होगा, 180। तो बच्चों अगर आप चारों एंगल्स का सम 360 लिख दो, उससे भी आपका PTQ एंगल निकल आएगा। और डायरेक्टली अगर आप एक झटके में निकालना चाहते हो तो बच्चों ये वाला जो भी एंगल होता है उसको निकालने के लिए जो सेंटर पे एंगल बन रहा होता है उसको 180 से माइनस कर दो। तो 180 से जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 70। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। और बच्चों अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप पूरा भी लिख सकते हो। पूरा कैसे लिखोगे, आप लिखोगे एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TQO। मतलब इस तरह से सारे एंगल्स का सम आपको 360 करना पड़ेगा, सबकी वैल्यूज प्लेस करनी पड़ेंगी, है ना। 90, 90, 110, फिर आपका 70 निकल के आ जाएगा। लेकिन बच्चों आप ऐसे ही याद रख लो कि ये एक तरह का जो होता है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्योंकि अगर बच्चों आप ध्यान से देखें कि ये भी 90, ये भी 90, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बच्चों क्लास 9th में पढ़ाई जाता है, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप समझ लीजिए। साइक्लिक क्वाड्रेटल उसे कहते हैं जिसकी चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफेरेंस पे लाई करती है। और ये बच्चों क्लास 9 में आपको प्रूफ भी कराया जाता है कि इसके चारों एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है। और अगर साइक्लिक क्वाड्रेटल है तो उसके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। इस प्रॉपर्टी को आप लर्न कर लीजिए अगर आपको अभी तक नहीं पता है, ठीक है। तो बच्चों एक साइक्लिक क्वाड्रेटल क्यों है, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना है, 180 है।
लेकिन इसके वर्टेक्स पे तो जो वर्टेक्स है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस लाई कहाँ कर रहे हैं, ये वाला अच्छा, तो। फिर से हम आपको क्लास 9th का दोबारा बताते हैं बच्चों। क्लास 9th में दो थ्योरम्स पढ़ाई जाती है कि साइक्लिक क्वाड्रेटल के अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है, और फिर बच्चों उसी के नीचे थ्योरम का कन्वर्स भी लिखा रहता है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है तो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रेटल कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे थ्योरम का कन्वर्स काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसा क्वाड्रेटल है जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है। ठीक है, तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो उसमें आपने दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी साथ में देख लिए। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3। पी एंड पीवी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, तो बच्चों इसमें तो डायरेक्टली निकल आएगा, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उसको यूज कर लो। और उसको यूज करने से पहले बच्चों आप इस थ्योरम को भी ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने आपको ऑटोमेटिक बता दिया था कि यहाँ पे दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। और बच्चों अगर दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो सीपीसीटी से सब कुछ उनमें क्या होता है, इक्वल होता है। तो बच्चों आपने क्या क्या इक्वल किया था, ओ ए बराबर ओ बी। आप और क्या इक्वल कर सकते हो, तो कहोगे ये भी सर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो, कहोगे सर लिख सकते हैं ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ सी, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं ओ सी ए इज इक्वल टू ओ सी बी, ये भी लिख सकते हैं। ये सब बच्चों आपने किससे लिखा, सीपीसीटी से, क्योंकि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये सारे एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई। तो बच्चों ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो मैंने बता दिया कि सीपीसीटी का क्या मतलब होता है। तो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे एंगल पूछा गया है पोए, एंगल का नाम है पोए, पी ओ ए, पोए। तो पोए बच्चों देखिए पी ओ ए, पोए, ये एंगल निकालना है। क्योंकि सर हम तुरंत निकाल लेंगे, क्योंकि अभी आपने बताया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम पेयर ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं ना, तो यहां पर हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल क्रिएट होता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्यों, क्योंकि उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो बच्चों ये एंगल कितना है, 80, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 100। तो बच्चों अगर ये पूरा एंगल 100 है तो 100 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, क्योंकि ये ट्राइंगल्स और भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका मतलब ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा। दैट मीन्स बच्चों आपसे जो पूछा गया था वो आपने एक ही बार में निकाल करके धर दिया, यानी इसका सही आंसर क्या है, 50। तो बच्चों याद रखिएगा आपके पास जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एनसीईआरटी के, लेकिन इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आप कर सकते हैं सेम इसी कॉन्सेप्ट्स को यूज करके। चलिए बच्चों, बच्चों क्लास 9th की थोड़ी सी थ्योरी और आप समझ लीजिए, क्योंकि ये भी थ्योरी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सर्किल है तो ये आर्क सर्किल के एंगल पे क्या एंगल सबटेंड कर रही है, थीटा, ठीक है। और यहां एंगल सबटेंड कितना करेगी, 2 थीटा, नहीं बच्चों, थीटा बाई 2, बिल्कुल सही बताया। इसका मतलब बच्चों अगर आप नहीं याद रख पा रहे तो मैं एक बार बता देता हूं दूसरे तरीके से। देखिए क्या करिए, आप ऐसे बना लीजिए स्ट्रेट लाइन और ऐसे एक ट्रायंगल बना लीजिए। देखो बच्चों अब तो भूलोगे नहीं, कहोगे हाँ सर अब तो याद रहेगा, क्योंकि सर ए बी कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 180, तो यहाँ पे कितना बना रही है, 90, यानी ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल का क्या होता है, हाफ होता है। इसका मतलब ये 60 होता है तो ये 30 होता है, यहाँ पे पता होना चाहिए। एक थ्योरम बच्चों और यूज हो सकती है, वो भी साथ में आप याद कर लीजिएगा, ये भी 9th में थी, दोबारा देख लीजिए। ये थ्योरम थी, एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर
इक्वल, यानी कि जितना एंगल ये होता है उतना एंगल ये होता है। इस थ्योरम का क्या नाम होता है? एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है बच्चों, याद आ गया? क्लियर है? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक, चलिए ओके बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? प्रूव दैट द tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। बच्चों ये आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। एक ये वाली लाइन बच्चों, ठीक है, और एक ये वाली लाइन बच्चों। इन दोनों लाइंस को बच्चों आप क्या प्रूफ करेंगे कि क्या है? पैरेलल है। कैसे प्रूफ करेंगे आप? ये तरीका है आपके पास। क्वेश्चन पढ़िए पहले, हो सकता है आपको क्वेश्चन ही नहीं पता हो। प्रूव दैट द tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। तो बच्चों कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको, बताइए भाई। ये इसका डायग्राम बच्चों रेडी कर दिया। सबसे पहले बच्चों क्या लिखोगे? ए बी आपका क्या है? सर्कल का डायमीटर है। डायमीटर के एंड पॉइंट्स में आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की है, एक पॉइंट ए पे, एक पॉइंट बी पे। और बच्चों हम पहले से जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो बच्चों ये एंगल अगर 90 डिग्री है, ये भी एंगल अगर 90 डिग्री है, तो बच्चों आपको क्लास 9th में लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ाया गया था। और लाइन्स एंड एंगल्स में आपको चिल्ला चिल्ला के बताया गया होगा कि अगर इन दो एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या होती है? पैरेलल होती है, क्योंकि इनको हम कौन सा एंगल कहते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। आप इसका कन्वर्स भी कर सकते हो। अगर पहले से ही को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है तो दैट मींस लाइंस पैरेलल होंगी। तो बच्चों तो सीधा सीधा दिख रहा है ना इस थ्योरम में कि यहां पर आपने एक सर्कल बनाया और सर्कल बनाने के बाद दो टेंजेंट्स बनाई। कहां बनाई? डायमीटर के एंड पॉइंट्स। ये बच्चों आपने बनाई। अब ये प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल है। तो बच्चों ये एंगल हम पहले से जानते हैं 90, ये भी हम पहले से जानते हैं 90। तो यानी ये सम कितना हो गया? 180 हो गया। और बच्चों अगर ये सम 180 है तो आप क्या करो? इस डायग्राम को एक्सटेंड कर दो, इस लाइन को बढ़ा दो, इस लाइन को बढ़ा दो, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार दो पैरेलल लाइंस हैं और कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 है। इसका मतलब ये लाइंस को 100% क्या होना पड़ेगा? पैरेलल होना पड़ेगा, तभी इन एंगल्स का सम 180 हो सकता है। तो बच्चों बाय द वे मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से बच्चों अगर आप और क्वेश्चंस करेंगे तो आपसे सक्सेसफुली और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, क्योंकि बार बार ये टैंजेंट, रेडियस, एंगल्स, इन्हीं सबका बार बार इन एक्सरसाइज में जिक्र होता रहता है। ठीक है, तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों अभी हम लोग क्या करते हैं कि इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी आर एस अग्रवाल से कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं कि आपके पास जो आर एस अग्रवाल है उसमें एक्सरसाइज 8A है। तो एक्सरसाइज 8A से अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसमें क्या पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। ऐसा लिखा है आपकी बुक में कि वो सीबीएसई 2013 में आया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन सीबीएसई 2013 वाले को कंप्लीट कर लेते हैं। आइए, क्या लिखा हुआ है इसमें? सबसे पहले आपके पास एक डायग्राम है। चलिए डायग्राम बनाते हैं, लेकिन डायग्राम से पहले आप सर्कल बना लो। ये सर्कल बनाओगे। चलो डायग्राम को कंप्लीट कर लो। ये ऐसा बच्चों कोई डायग्राम है। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। अच्छा डायग्राम नहीं बना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
ये बच्चों फाइनली डायग्राम बनके क्रिएट हो गया जो पहले से बेहतर है। सबसे पहले यहाँ बच्चों लिखा है ए, फिर लिखा है बी, फिर लिखा है सी, यहाँ लिखा है डी, यहाँ लिखा है एफ, और यहाँ पे लिखा है ई, और आपके पास यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्किल। पूछ रहा है इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल टचेस द साइड्स AB BC AC एट पॉइंट DEF। कह रहा जो AB है, जो AB है वो लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये पूरी लेंथ जो है ना वो 12 सेंटीमीटर है। तो मैं उसको मार्क करके आपको सही से दिखाता हूँ, जरा वेट करना। ये बच्चों जो पूरी लेंथ है ना यहां से लेके यहां तक, ये पूरी लेंथ आपकी कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए उसके बाद बच्चों BC लेंथ है 8 सेंटीमीटर। चलो BC लेंथ भी निकाल लेते हैं। BC लेंथ, ये बच्चों आपके पास BC लेंथ भी आ गई। कितनी है 8 सेंटीमीटर। हाँ, उसके बाद AC लेंथ भी दे दी गई है। अरे वाह, फिर बचा क्या, तीनों ही लेंथ दे दी गई। टेन सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ADBECF। किसकी निकालनी है, AD की लेंथ। चलो बच्चों मार्क कर लेते हैं। आपको AD की लेंथ निकालनी है, AD, ये लेंथ निकालनी है बच्चों AD। फिर क्या निकालना है BE, ये निकालनी है BE। ये क्या निकालनी है CF, ये निकालनी है CF। ठीक है बच्चों, ये तीन लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे बच्चों, जो कॉन्सेप्ट सिखाया था ना ऊपर वाला उसी को यूज करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कभी भी अगर हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो लेंथ इक्वल होती है। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए जी आइए, ये सबसे पहले लिखिएगा x, और बच्चों ये x है तो ये भी x हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। यानी जितनी लेंथ AD की होगी उतनी लेंथ AF की होगी। आइए जी आइए बच्चों, अगर आप कहोगे कि सर ये जो लेंथ है अगर x है तो सर पूरी लेंथ तो 12 थी, तो बची हुई लेंथ कितनी होगी। तो हमने कहा 12 माइनस एक्स। कितनी हो जाएगी ये 12 माइनस एक्स। सर ये 12 माइनस एक्स है तो ये भी 12 माइनस एक्स होगी, क्योंकि ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं, इनकी भी लेंथ इक्वल होगी। तो सर अगर हम बी से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं दैट इज बीई और बीडी, तो वो लेंथ इक्वल कर दें। आइए बच्चों, अगर EF आपकी x है तो FC कितना होगा। तुम कहोगे सर 10 माइनस एक्स। हमने कहा ये 10 माइनस एक्स है तो बच्चों ये भी तो 10 माइनस एक्स होगा, क्योंकि C एक्सटर्नल पॉइंट है। कहोगे सर हाँ, तो हमने कहा बेटा BC की पूरी लेंथ कितनी हुई। तुम कहोगे सर जो BC है ना, सर BC की लेंथ आपको दी है 8 सेंटीमीटर। हमने कहा ठीक है, तो बेटा BC बना किससे। कहोगे सर BC बना है BE से और EC से। तो सर ये लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो बेटा BE कितना है 12 माइनस एक्स, EC कितना है 10 माइनस एक्स। तो बच्चों ये लेंथ कितनी है 8। तो बच्चों 12 और 10 कितना हुआ 22 माइनस 8 इज इक्वल टू 2x। कितना हुआ 22 माइनस 8 16 तो 14 14 इज इक्वल टू 2x। यानी बच्चों x कितना आ जाएगा 7। और बच्चों मेरे ख्याल से अगर x 7 आ गया तो फिर तो क्वेश्चन हो गया। इसने क्या पूछा था, इससे आपने AD की लेंथ पूछी थी, तो बच्चों AD तो x है यानी कि 7 सेंटीमीटर आ गया। और क्या पूछा था BE की लेंथ पूछी थी, B कितना है 12 माइनस एक्स यानी 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। और बच्चों क्या पूछा था इसने CF पूछा था, तो CF कितना है 10 माइनस एक्स, x कितना है 7 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों तीनों लेंथ निकल के आ गई। ये था CBSE 2013 का क्वेश्चन, बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों की फरमाइश पे क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों आप लोग रेडी हो जाइए, हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। पढ़ना चालू कर दीजिए पहले आप।
7वें क्वेश्चन का पहले नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाते हैं। एक बच्चों सर्किल है, उस सर्किल पे दो टैंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं एक्सटर्नल पॉइंट्स। तो बच्चों ये आपकी हो गई पहली टेंजेंट, ठीक, और ये हो गई बच्चों आपकी दूसरी टेंजेंट। ऐसा डायग्राम बना हुआ है, मैं नहीं बना रहा हूं, पहले से बना है। और जिनके पास बुक्स है वो बुक से ही डायग्राम को रेफर कर ले अपना। ये तो बच्चों ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया पी, ये हो गया ई, ये हो गया डी, ये हो गया बी, ये हो गया ओ। चलो शुरू करो अंताक्षरी। From an external point P, tangents P and PV are drawn to a circle with center O. ठीक है, ओके। तो हम तो बाय ज्योमेट्री लिख ही सकते हैं ना बच्चों कि पीए किसके इक्वल होगा, पीबी के। ये तो आप लिख ही लीजिएगा, अभी प्रूफ भी तो करवाया था। कह रहा इफ CD इज अ टैंजेंट, CD टेंजेंट है, ठीक है। कह रहा PA 14 है, अरे वाह, PA 14 है तो PB भी 14 हो गया। तो बच्चों ये लेंथ आपके पास आ गई, पहले से ही गिवन है। कितनी है, 14 और 14 कितनी है, 14, तो ये भी 14। क्या कह रहा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD। कहाँ है PCD बच्चों, उस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। ये कैसे निकलेगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। आप सोचो बच्चों उस ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, क्योंकि पेरीमीटर के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, PC चाहिए होगी, है ना, PD चाहिए होगी, फिर CD चाहिए होगी। ये बच्चों तीनों चीजें जब पता हो तभी पेरीमीटर निकल पाएगा ट्राइंगल PCD का। तो बच्चों आप सोचेंगे और मैं फिर बताऊंगा क्या हो सकता है। सोचना चालू करिए और बताइए। बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन दिया था, मैंने आपसे कहा था करने के लिए। बच्चों कभी भी याद रखिए, मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं, अगर डाटा नहीं होता तो डाटा आपको एज्यूम करना होता है। तो आपने क्या सोचा, कहा कि सर अगर AC x है तो CE भी x होगा, ED y है तो BD भी y होगा। तो बच्चों बताओ CP की लेंथ कितनी होगी। क्योंकि सर CP की लेंथ हो जाएगी, क्योंकि सर ये पूरी लेंथ, सर ये देखो सर, ये जो पूरी लेंथ है ना ये 14 थी, लेकिन सर हमको पूरी लेंथ से मतलब नहीं है, हमको किसकी लेंथ चाहिए, CP की। तो CP कितनी होगी, 14 माइनस x। बता भाई मानते हो नहीं मानते। बट अब PD कितनी होगी, सर कहोगे सर PD की होगी 14 माइनस y। कितनी होगी, 14 माइनस y। अब बच्चों तुमको क्या चाहिए था, पेरीमीटर। क्या चाहिए, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तो सम क्या होगा, कहोगे सर PA प्लस AD प्लस DP। PA कितना है बेटा, 14 माइनस x। बताते नहीं पॉइंट्स बच्चों, दिख नहीं रहे तो पॉइंट्स हम दोबारा आपको लिख के दिखाते हैं, जरा वेट करिएगा। बच्चों ये C पॉइंट लिखा है, ये E पॉइंट लिखा है और ये D पॉइंट लिखा है। अगर आप पॉइंट्स थोड़ा सा सही से रीड करिए तो आपको समझ में आने लगेगा। चलिए बच्चों पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर क्या होगा, PC प्लस CD प्लस DP। बताओ बच्चों PC कितना है, 14 माइनस x। CD कितना है, कौन सा x प्लस y। DP कितना है, 14 माइनस y। कहोगे सर ये तो जादू हो गया, जो एज्यूम किया था वो क्या हो गया, कट्टू। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 28। इसका मतलब आंसर आ गया, तो क्वेश्चन खत्म। तो बच्चों मैं आपके साथ भी एनसीईआरटी का सबसे मेन क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, उसको पहले आप समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 10.2 का, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को कॉपी करके ले जा रहा हूँ आपके थ्योरी नोट्स में। ये आपका क्वेश्चन, इसका डायग्राम मैं आपको अलग से बना के दे रहा हूँ। ये है बच्चों इसका डायग्राम। बच्चों आपको उसको ध्यान से समझना पड़ेगा बहुत, तब जाके क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, ठीक है, ऑफ रेडियस 4।
ठीक है, कहा गया है कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को। बच्चा अगर सर्कल का सर्कमस्क्राइब है तो मतलब ट्राइंगल जो है वो सर्कल के बाहर बना है, और लिखा होता ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड तो वो सर्कल के अंदर बना होता। लेकिन यहाँ लिखा ट्राइंगल एबीसी सर्कमस्क्राइब, इसका मतलब वो सर्कल के बाहर बना है। तो बच्चों बच्चों सर्कमस्क्राइब से आप कंफ्यूज ना हो जाना। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि वो ट्राइंगल सर्कल के बाहर बना है, इंस्क्राइब लिखा होता तो सर्कल के अंदर होता। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, such that the line segment BD and DC, BD, such that the line segment BD and DC into which BC is divided by the point contact D are of length 8 and 6 centimeter. Find the sides AB and AC. बच्चों आपको क्या निकालनी है, AB और AC, ये साइड्स वगैरह आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये सब सारा डाटा आपको समझना पड़ेगा। अब आप क्वेश्चन को एक बार सही ढंग से रीड कर दीजिए ताकि मैं एक बार में आपको बता दूं। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं इसमें बेस्ट क्या हो सकता है। सबसे पहले बच्चों आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे ट्राइंगल्स की फॉर्मेशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने 3 ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन किया है। मेरे ख्याल से बच्चों आपको तीनों ट्राइंगल्स बहुत अच्छी तरीके से विजिबल है। एक ट्राइंगल का नाम है OAC, एक का नाम है OBC और एक का नाम है OAB। ये 3 ट्राइंगल्स। और बच्चों ये आप जान चुके हैं कि रेडियस और टैंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो बच्चों ये रेडियस है और ये टैंजेंट है, अगर आप समझ पाए हैं तो अब तक। फिर से बच्चों देखो, ये टैंजेंट और ये रेडियस। फिर से देखो बच्चों, ये टैंजेंट और ये रेडियस। यानी बच्चों अगर हमको AC और AB साइड निकालनी है तो सबसे पहले पता है हम क्या लिखेंगे, हम लेट कर लेंगे, ये साइड x है तो ये भी क्या है x। ये मैंने x लेंथ लेट कर ली। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बच्चों ये नीचे वाली साइड 6 है तो ये भी साइड कितनी होगी, 6 होगी। ये मैंने लेट कर दी। ये 8 है तो ये भी क्या होगी, 8 होगी। Tangents drawn from the external point are equal in length. अब बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमको पता है, और ट्राइंगल्स के अगर हमको तीनों साइड्स पता है तो हम हीरोल्स फॉर्मूला को यूज करके ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। जिसमें से एक साइड कितनी होगी, 14, दूसरी साइड होगी 6 प्लस 6, तीसरी साइड होगी 8 प्लस 6। बहुत बढ़िया बच्चों, हीरोल्स फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालो, विच इज A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ये होता है। तो बच्चों आप हमको ये बता सकते हैं कि ऐड करके कितना आएगा, 14 और 6 कितना होता है, 20 होता है। 20 और 8 कितना होता है, 28 होता है। तो बच्चों ये हो गया 28 प्लस 2x अपॉन 2। इसको बच्चों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 14 प्लस x। कितना हो जाएगा, 14 प्लस x हो जाएगा। तो बच्चों ये s आ गया। s के बाद बच्चों आप क्या निकालते हो, एरिया निकालते हो। तो ये क्लास 9th में एक ही चैप्टर था जो आपको सही से आ गया था, वो था हीरोल्स फॉर्मूला। ये था s, फिर आप लिखते हो s माइनस a, फिर आप लिखते हो s माइनस b, फिर आप लिखते हो s माइनस c। इसी तरह से लिखते हैं ना एरिया। तो बच्चों उसको धीरे धीरे आप सिंप्लीफाई करो, आपका काम बन जाएगा। तो बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया 14 प्लस x, 14 से 14 कैंसिल हो गया, ये हो गया x, फिर x x कैंसिल, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8, फिर x x कैंसिल, 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया। तो बच्चों ये एरिया तो आ गया। अब बच्चों ये रूट के बाहर तो निकलेगा नहीं क्योंकि x x के टर्म्स में दिया तो हमने एरिया लिख दिया, लेकिन अभी इस ट्रायंगल का एरिया लिखा है। बच्चों आप हमको बता सकते हो कि इस ट्रायंगल का एरिया हम और किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो तुम कहोगे सर यस कर सकते हैं। तुमने कहा कैसे, तुम कहोगे सर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो 3 ट्रायंगल से मिलकर बना है। एक ट्रायंगल है सर OBC, एक ट्रायंगल है सर OAB, और एक ट्रायंगल है सर OAC। क्या बात समझ में? तो बच्चों ट्रायंगल OBC
अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो उसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट बच्चों किसके बराबर है, रेडियस के बराबर, और रेडियस बच्चों पहले से ही गिवन थी, तो वो 4 है। ठीक है, फिर से बच्चों लिखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों अब की बार बेस एक बार हम 6+x लेंगे, एक बार हम 8+x लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं लगातार कलर भी बदल रहा हूँ ताकि आपका ध्यान जाए कि हम ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख रहे हैं। ये हाइट क्यों है बच्चों, क्योंकि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। तो हाइट हो गई, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया 6+x इंटू 4। ये बच्चों हमने लिख दिया ट्राइंगल का एरिया। और बच्चों मैंने ऊपर भी ट्राइंगल का एरिया लिखा है और नीचे भी ट्राइंगल का एरिया लिखा है, तो ये दोनों एरिया बच्चों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, आनंद आ गया। तो बच्चों अब करना ये है कि आपको इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को आपस में इक्वल करना है और इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको इक्वल करके सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली सॉल्व होकर के आ जाता है। पहले हम बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 1/2 टाइम्स 14 4 जा 56। ये बच्चों कितना हो जाएगा, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 प्लस 4x, और बच्चों हो जाएगा 6 4 जा 24 प्लस 4x। थोड़ा थोड़ा बच्चों हेल्प करते जाइएगा तभी हो पाएगा, वरना क्वेश्चन अटक जाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन कौन से लाइक टर्म्स है। तो तुम कहो सर 3 लाइक टर्म्स दिख रहे हैं, वो हम आपको ऐड करवा देते हैं। हमने कहा जल्दी से बेटा ऐड करवा दो। कौन कौन से, कहोगे सर उसमें एक 56 है। हमने कहा ठीक है, और क्या है सर, 32 है। बहुत बढ़िया, और क्या है सर, 24 है। ठीक है, तो कितना बेटा हुआ, 112 हुआ। सर और क्या बचा, 4x और 4x। तो हमने कहा बेटा वो 8x होता है। बच्चों उसको 2 से डिवाइड भी कर दो, तो ये हो जाएगा 56 प्लस 4x। ये बच्चों एरिया, आनंद आ गया एरिया। और ये वाला एरिया बच्चों उस वाले एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। बच्चों इस एरिया को थोड़ा सा एक और तरीके से लिख लो, इसमें से 4 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 14 प्लस x। आनंद आ गया बच्चों। ऊपर वाला एरिया यानी इक्वेशन नंबर 1, नीचे वाला एरिया इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों ही एरिया है, तो दोनों को आपस में इक्वल कर लेते हैं। और इक्वल करने से पहले बच्चों, जब हम इक्वल करेंगे तो हमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी करनी पड़ेगी, स्क्वायर रूट। तो बच्चों हम पहले ही से स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा स्पेस और टाइम दोनों बच जाए। ये देखो बच्चों मैंने स्क्वायरिंग कर दी, ये 8 6 48 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और बच्चों यहाँ पे स्क्वायरिंग करने पर ये 4 का जो स्क्वायर होगा वो 16 हो जाएगा, और बच्चों ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों आनंद आया, आनंद आया। तो बच्चों ये 14 प्लस एक्स इस वाले 14 प्लस एक्स से कैंसिल कर, तो बच्चों आपके पास इक्वेशन बनेगी 48x इज इक्वल टू 16 टाइम्स 14 प्लस एक्स। क्या बच्चों सबको समझ में आया? बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन रिड्यूस कर लो, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, अगल बगल कैंसिल कर दो। तो बच्चों ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 14 प्लस x। तो बच्चों ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 14, दैट मींस x इज इक्वल टू 7। बच्चों आपका आंसर आ गया। अगर x आ गया तो बच्चों आपसे क्या पूछा गया था, अगर x आ गया तो आपसे साइड्स की लेंथ पूछी गई थी, है ना? क्या पूछी गई थी? साइड्स की लेंथ पूछी गई थी। तो बच्चों कौन सी साइड है? कहोगे सर साइड बची थी AC, तो AC की लेंथ क्या हुई, 6 प्लस एक्स। कितनी हुई, 6 प्लस एक्स, x इज 7, तो कितना हो गया 13। और क्या पूछा गया था बच्चों, AB की लेंथ पूछी गई थी, वो 8 प्लस एक्स है। AB की लेंथ है 8 प्लस एक्स, तो यानी 8 प्लस 7 15। तो बच्चों आपसे यही 2 आंसर पूछे गए थे, सो आपने उनको निकाल लिया। बच्चों ने हाईलाइटर अलग लगा दिया आंसर पे, वहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि जिस पे हाईलाइटर लगा है वो आंसर है, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, और ये एनसीईआरटी का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो मैंने करा दिया।